वो मैंने करीब 3 पन्ने, 3 या 4 पन्ने पढ़े होंगे। आई थिंक वो 100-150 पन्नों की बुक होगी शायद। लेकिन जिस तरीके से रई को और प्राण को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें वो जोड़ के, वो उस तरीके से उतना, वो तो बहुत समराइज रूप है उसका जो लिखा हुआ है। देखिए, मेरा मेरा क्या है कि मेरी दो एबिलिटी हैं जिसको मैं धीरे धीरे मुझे पता चला। एक तो मेरी प्रश्न करने की क्षमता है, तो मैं हर हम्म। चीज पे प्रश्न करता हूँ। हम्म। ठीक है, जैसे मैं अभी और प्रश्न करने के बाद मैं दो अलग अलग चीजों को जोड़ लेता हूँ, क्योंकि प्रश्न करने पर कुछ चीजें ऐसी प्रकट होती हैं जिनको कि जोड़ा जा सकता है। हम्म। तो नवग्रह भी मैंने इसी तरीके से आइडेंटिफाई करा। नवग्रह भी इस तरीके से कोई नहीं देखता जैसे मैंने नवग्रह को देखने का तरीका बोला। हम्म। तो प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ आपको कि पेनक्रियाज जो है वो ऑर्गन है या ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं उसको। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, तो ये पहला लेकिन क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम्म, अब ग्लैंड और ऑर्गन में क्या फर्क होता है, या एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन में क्या फर्क होता है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन बनाती है, ओके। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो एंजाइम बनाती है। ओके, तो एक एंजाइम हो गया और एक हार्मोन हो गया। हार्मोन। अब एंजाइम और हार्मोन में क्या फर्क है? हार्मोन जो है वो इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर पे जाके काम करता है। पूरी की पूरी बायो केमिकल रिदम जो होती है सेल्स की, वो चेंज कर देता है। और एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर एक चैन रिएक्शन पे ही काम करता है, एक चैन का एक हिस्सा होता है। वो पूरी की पूरी उसको दिशा निर्देशित नहीं करता कि इधर जाएगा, वो एक उसका छोटे से पार्ट पे ही काम करता है। ठीक है, तो ये जो आपने अभी बोला कि ये इंटरसेल्युलर जो है, मतलब किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये इंटेलिजेंस जो है ये हार्मोन में होती है। हार्मोन में इंटेलिजेंस नहीं होती। हार्मोन में एक ऐसी केमिकल कंपोजिशन होती है जो किसी भी सेल्स, जो सेल ऑर्गेनली है, मान लेते हैं वो उस सेल ऑर्गेनली पे जाके काम करेगा, तो उस सेल ऑर्गेनली की पूरी पूरी बायोफिजियोलॉजी वो चेंज कर देगा। हाँ, पर वो चेंज कैसे करता है? उस वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद तो उसका या अगर हम किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं सेल्यूलर लेवल पे, तो उसके दो तरीके होते हैं जो जहां तक मैं समझता हूँ। एक तरीका ये है कि जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस मैसेंजर आरएनए के रूप में अपना मैसेज टाइप करेगा। फिर वो उसको सेल्स के साइटोप्लाज्म में डाल देगा। हम्म। साइटोप्लाज्म में डालने के बाद वो सोलुबल आरएनए होगा। सोलुबल आरएनए वो सेल ऑर्गेनली ले लेगी, और जो ब्लूप्रिंट उसने उस पर डाला होगा कि आपको इस तरीके से काम करना है, वो सेल ऑर्गेनली उस तरीके से काम करेगी। यहाँ पर कंट्रोल होता है न्यूक्लियस का। उसके बाद हार्मोन का कंट्रोल होता है कि मान लेते हैं कि कोई चीज अंदर से बाहर जानी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जानी है, इंटर सेलुलर फ्लूइड में जानी है, तो उसके एक्सचेंज के बाद जो वो कार्य करेगा, वो फिर वो हार्मोन कार्य करेगा। हार्मोन का जहां तक मैं समझता हूँ, या मेरा समझने का ढंग है, वो ये है कि सारे के सारे हार्मोन हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और पीनियल ग्लैंड होती है, तो पीनियल ग्लैंड हमारे जो द्रक बिंदु है, मैक्युला लुटिया है, वहां से आने वाले प्रकाश के कणों से एक्टिव होती है और मेलाटोनिन की 2 बूंद बनाती है। अब वो मेलाटोनिन की 2 बूंद जाती है पिट्यूटरी में। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 7 हार्मोन बनाती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन बनाती है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो है वहां से जाके पर्टिकुलर, जैसे हमारे टीएसएच है, तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रूप में थायराइड के पास जाएगा। अब थायराइड की जो थायरोक्सिन प्रोडक्शन वाली सेल्स है, या थायरोग्लोबुलिन है अंदर, तो वो पर्टिकुलर कुछ चीजों को लेके और वहां आयोडीन मिला के उस पर T3 T4 बना देगा।
वो बॉडी की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि एड्रिनल ने कैसा सिग्नलिंग किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग थायराइड काम करेगा। तो अगर हम हार्मोन सिस्टम देखें तो पूरा का पूरा हार्मोन सिस्टम कंट्रोल होता है पीनियल ग्लैंड से, जिसमें आदमी बच्चे से लेके उसकी चाइल्डहुड स्टेज आती है, उसकी एडोलेसेंस आती है, उसकी फर्टाइल एज आती है, उसकी मैच्योरिटी आती है, उसकी फिर एजिंग आ जाती है, वो सारा का सारा कंट्रोल वहीं से होता है, पीनियल से। बहुत स्लो प्रोसीजर है। तो ये हार्मोन जो है स्लो एक्टिंग है, लेकिन पूरे के पूरे एक अस्तित्व को चेंज करते चले जाते हैं, छोटे बच्चे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर वो बूढ़ा होता चला जाता है। और एंजाइम जो है, एंजाइम पर्टिकुलर एक एक छोटे से उसका हिस्सा ही होता है, कि बस वो इतने ही हिस्से पे काम करेगा कि एक दो रिएक्टेंट है, एक कैटलिस्ट है, एक एंजाइम है, दो रिएक्टेंट ने क्रिया करी, एंड प्रोडक्ट बन गया। वो कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड। और कोई चीज जहां पर कि प्रश्न रेज किया जा सके? नहीं, ये जो प्रश्न रेज करने वाली बात थी, अभी मैं परसों, एक तो मेरे साथ एक समस्या ये चल रही है कि मैं, आपका जब लेक्चर चलता है ना, तो लेक्चर में खो जाता हूँ, क्वेश्चन हो उठता है, लेकिन मुझे लगता है सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसके प्रवाह को नहीं रोकने का है, वरना वो क्वेश्चनों में उलझ जाएगा, तो फिर वो उधर से वो ठीक नहीं रहेगा। तो नहीं तो वो, प्रश्न तो लिखते रहिए ना, मतलब वो तो हम अगली क्लास में, जैसे सुबह सबसे हाँ पहले हाँ पिछली क्लास का हाँ रिवीजन हाँ करते हैं। हाँ हाँ मेरा हाँ उद्देश्य प्रश्न करने का क्या था कि जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हमें प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा। हमारे यहाँ टेक्स्ट में जो चीजें दे रखी हैं वो इस प्रकार से दे रखी है कि आपको पढ़ने से पता चलता है। कोई भी चीज आप पढ़ेंगे या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेबल अंडरस्टैंडिंग बनती है। ये पहली स्टेज होती है। हम्म जो इससे भी पहली होगी, उससे भी पहली इच्छा, वो है इच्छा होना उस चीज का। हम्म तो जैसे आपने थायराइड के हिसाब से बोला, तो थायराइड में जो है एक पार्ट और आ गया हाइपोथैलेमस का, जो इस बात का भी डिसीजन करता है कि पीनियल और इसको जो है कब उसको हार्मोन को प्रोड्यूस करना चाहिए। हम्म ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन की स्थिति हो गई, तो एक तरीके से ब्रेन जो है वही अपने डेवलपमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर पर जा रहा है। अब किसी भी कारण से स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस होने पर दिशा निर्देश ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, दिशा निर्देश ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, तो जो पूरे शरीर की ग्रोथ को दिशा निर्देश दे रहा था वो दिग्भ्रमित हो गया। और जब वो हम्म दिग्भ्रमित हुआ तो पूरी प्रक्रिया में उसके दिग्भ्रमित होने से ओवरऑल पूरे शरीर की ग्रोथ पर फर्क पड़ गया। किसी का वजन बढ़ गया या किसी का वजन घट गया। हम्म ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि मैंने वो कर रहा था चांद्रायण व्रत। हम्म तो चांद्रायण व्रत में क्या होता है कि व्यक्ति पूर्णिमा से शुरू करता है व्रत और पूर्णिमा को खत्म करता है। तो पहले दिन, पूर्णिमा वाले दिन 15 चम्मच खिचड़ी, दूसरे दिन 14, तीसरे दिन 13, ऐसे करते करते जो है अमावस्या पे 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे करके वो बढ़ता जाता है। तो बीच के 5-7 दिन जो है वो बहुत हैवी होते हैं, कि आप 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं और भोजन करते करते जो है वो एक टाइम के भोजन में सिर्फ 2 चम्मच या 3 चम्मच ही खाना है, और फिर एक दिन कुछ खाना ही नहीं है, फिर अगले दिन जो है वो एक ही चम्मच खाना है। तो ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती है। तो जब ये वाली प्रक्रिया चल रही थी तो, और उसमें क्या होता है, एकदम से 7-8 किलो वजन जो है रिलीज हो जाता है। मतलब अगर मैंने पहली बार जब करा था तो शायद 85-87 केजीज का था, और एकदम से एक महीने के अंदर 8-10 किलो वजन कम हो गया, जबकि मैं कम से कम 2 किलो देसी घी खाया होगा मैंने उस एक महीने के अंदर। तो घी हम्म से वजन बढ़ता है या घटता है ये मुझे तभी पता चला कि घी का वजन बढ़ाने घटाने के हिसाब से कोई प्रभाव नहीं है। और उसमें जो है, जिस दिन सिर्फ आप 1 चम्मच खाते हो और जिस दिन आप कुछ नहीं खाते और अगले दिन भी सिर्फ 1 चम्मच खाते हो, उस टाइम पर शरीर से कीटोन्स रिलीज होते हैं। हम्म कीटोन्स वो कीटाणु होते हैं जो शरीर को
उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ग्रहण करते हैं, हम्म। वो शरीर छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, ये हम्म। समझकर कि ये व्यक्ति अब मरने वाला है। हम्म। तो वो टॉक्सिन्स के तौर पर जो है वो शरीर से रिलीज हो जाते हैं, और उस समय सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है। तो चांद्रायण करने में सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो उस टाइम कॉन्स्टिपेशन को ही मैनेज करना होता है। हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि शरीर के भीतर की कब कौन सी प्रक्रिया है, किस तरह से, और मैंने कम से कम 4-5 बार वो करा था चांद्रायण व्रत। तो हम्म। चांद्रायण व्रत लोगों ने सुना नहीं होता, यहाँ पर 4-5 बार कर रखा था। तो वहां से हम्म। मुझे पहली बार ये पता चला कि शरीर के हर तरीके के डिसीजन पे कोई एक्शन मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। हम्म। तो हमारे यहाँ ऑर्गन रिलेटेड, मतलब एलोपैथी में ऑर्गन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे वो लोग बात करते हैं। बट सब्जेक्ट तो एक ही है, वो है न्यूरो। हम्म। कि कब कौन से विचार आपके शरीर को रोगी बना रहे हैं, उन विचारों को आप कैसे काउंटर कर रहे हैं, उस काउंटर करने में वो रोग के लक्षण चले जाते हैं। ये फंडामेंटल पार्ट है। हम्म। पर हमारे यहाँ जितना भी टेक्स्ट है वो इस तरह से बात नहीं करता। हम्म। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर। तो मैंने दो चीजों के ऊपर अपने सारे ध्यान को जब केंद्रित करा, तो पहला था प्रश्न करना, हम्म। और दूसरा उस प्रश्न को लगातार धारण करते रहना। हम्म। मतलब इसको कहते हैं प्रज्ञा गुण। हाँ, आपने वो लेवल फर्स्ट में है वो। है ना? तो प्रज्ञा गुण में मैंने इसी चीज को आइडेंटिफाई करा, सबसे पहले इच्छा। हम्म। कि अगर हम कोई भी चीज प्रश्न कर रहे हैं, कुछ है, तो वो उसकी इच्छा जागृत कर देता है। अब सामाजिक रूप से जो है हमारी समस्या ये है, हमारे जितने भी मजबूत संबंध होते हैं वो उन लोगों से होते हैं जो हमारी बात सुनते हैं। हम्म। आप कभी भी आइडेंटिफाई करोगे, जितने भी लोग आपके क्लोज सर्कल में होंगे वो होंगे जो आपकी बात बड़े ध्यान से सुनते होंगे, और आपको अपने अनुसार सही और गलत के तौर पे राय भी देते होंगे। हम्म। तो ये सब, ये मतलब वैचारिक आदान प्रदान जो है, उसका जो हम्म। मूल है हम्म। वो मूल विचार है। हम्म। तो विचार की इच्छा जो है वो जागृत होती है, हम्म। पहली लेवल के तौर पर माना जाता है। हम्म। फिर इच्छा के बाद जो है सुनना, सुनने के बाद समझना, समझने के बाद ऐसे करके वो धीरे धीरे होती है, रेज होती है, और फिर फाइनली आपको तत्व ज्ञान होता है। तो हम्म। जब आप इनिशियली हर चीज पे प्रश्न करेंगे, जैसे कि मैंने एक थायराइड का प्रश्न रखा कि ये ऑर्गन है या ग्लैंड है, ऑर्गन क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, ऑर्गन की क्या फंक्शनिंग है, ग्लैंड की क्या फंक्शनिंग है, दोनों में डिस्क्रिमिनेट करते जाते हैं, और फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग आता है। वो डिसीजन मेकिंग कैसे बनता है, इस पूरी प्रक्रिया में कंप्लीट रिसर्च बाहर आ जाती है। हम्म। और वो कंप्लीट रिसर्च आपको जो है फंडामेंटली 2-3 एस्पेक्ट्स पे कनेक्ट करती है, जिसमें से पहला एस्पेक्ट होता है कि ये एक ऐसी डोमेन है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर रहे। हाँ। वो जितनी भी डोमेन होती हैं वो ईश्वर की डोमेन होती हैं। हम्म। तो मैं उसको कैसे बोलूंगा, मैंने फिर जब ये वाला बेसिस देखा समझा, तो मैंने 3-4 परिभाषाएं बनाई, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, ये सारे के सारे। तो जो हम्म। कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। हम्म। जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर मुझे ये उल्टा समझ में आता है कि जहाँ पे शरीर के अंदर का और बाहर का पता चले उसे विज्ञान कहते हैं, और जिससे प्रभु का ज्ञान हो उससे
उसे ज्ञान कहते हैं, प्रभु का पता चले। पर मैं उसे आपके तरह से ही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब मैं, मतलब ये तो मेरी परिभाषा है, ये जरूरी नहीं है कि कंपलसरी यही वाला पार्ट हो, बट ये बड़ी सिस्टमेटिक है काम करने के हिसाब किताब से। जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, जो उसके बीच के संबंध को नहीं देखता, उसको हम्म। अज्ञान कहते हैं। हम्म। ठीक है, तो जब हम अज्ञानी टर्म यूज करते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको व्यक्तियों को चीजें समझ में नहीं आती, बट उसके जो कोरिलेशंस हैं वो डिफरेंट है। हम्म। So, अज्ञानी का मतलब बेवकूफ नहीं होता, हम्म। मंदबुद्धि नहीं होता। हम्म। तो ये एस्पेक्ट को जब हम ध्यान में रख के इसके बेसिस पे अपनी परिभाषा को रखते हैं, तब हमारे को जो है चीजों को समझने में, देखने में आसानी रहती है। तो हमारे यहाँ जो भी स्पिरिचुअल रिसर्च हुई, उसका हम्म। एक बेसिस हो गया इस तरीके से देखने का, और वो बेसिस कहीं ना कहीं प्रज्ञा गुण पे चला गया। हम्म। अब प्रज्ञा गुण जो है, वो गुण ही अपने आप में किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम्म। आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेक्स्टिविटी को धारण करते रहना है। हम्म। तो कभी आप कोई चीज देख रहे होते हो, तो सडनली ध्यान आता है कि अरे ये तो उस चीज से कनेक्टेड है। तो वो जो कोरिलेशन होता है, वो बुद्धि के प्रज्ञा गुण से होता है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, और जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को धारण कर कर जब हम कार्य करते हैं, उसको संज्ञान कहते हैं। हम्म। ठीक है। समझ गया। तो हमारी पूरी प्रक्रिया में इस प्रज्ञा गुण, मतलब बुद्धि के चार पांच पार्ट होते हैं। एक बुद्धि होता है, एक मेधा होता है, एक प्रज्ञा होता है, एक रितंबरा होता है, एक और होता है, मैं उसको मिस कर जाता हूँ अक्सर, मैं बता दूंगा। सो ये बुद्धि के पांच प्रकार होते हैं जो फंडामेंटली आपको जो है तत्व ज्ञान तक कनेक्ट कराते हैं। हम्म। तो जी। प्रश्न फिर यही आता है कि हाइपोथैलेमस किसके कंट्रोल में है? जो हार्मोन के क्रिएट होने की प्रक्रिया को ही स्टार्ट करता है, वो किसके कंट्रोल में है? लेकिन हाइपोथैलेमस के पास पूरे जो उसका पूरी बॉडी का डाटा उसके पास आता है, जितने भी सिग्नलिंग होती है वो सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है वो बाह्य जगत से वो करता है, और हाइपोथैलेमस जो है इंटरनली उसको करता है, वो कनेक्ट करता है। तो फिर उसके अनुसार उसको डिमांड जाती है कि भाई ये इतना बनना है, ये इतना बनना है, ये इतना बनना है। लेकिन इसको सिर्फ एक सिंगल बहुत ज्यादा बड़ा मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी उसका नहीं है मेलाटोनिन का। लेकिन एक वो मेलाटोनिन पे ऐसा क्या करके उसको भेजता है पिट्यूटरी को कि वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बदल देता है सब कुछ, वो समझ से बाहर था तो अभी तक। हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है, उसमें हाइपोथैलेमस जो है वो डिवाइन कंट्रोल्ड है। डिवाइन कंट्रोल्ड का मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा, डिवाइन कंट्रोल का मतलब होता है इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। हम लोग जब हीलिंग करते हैं, तो हम हीलिंग करने पर इस पूरे पार्ट को ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मान लीजिए मैंने जो है हाइपोथैलेमस की हीलिंग करी हम्म। किसी भी व्यक्ति के। अभी आप कोई सा भी मंत्र उठा लीजिए, जैसे हमने कल कोई मंत्र कर रहे थे लास्ट टाइम, उस हम्म। मंत्र को आपके वो 1.25 लाख हो गए, भी नहीं हुए? 1,18,17,18,000 हो गए। अच्छा, ठीक है, 5-6 हजार और बाकी हो जाएगा। तो ये, वो जो आपने वो लिखवाया था, तोमक, वो वाला, वो दो 2 दिन पूरे हो गए, यानी कि 6 बार पूरा हो गया वो। सुबह दोपहर शाम क्या 7 बार लिखने को बोला लिखना था है। मैंने? आपने एक वो मंत्र लिखवाया था,
एम हिम क्रीम चामुंडाय विच्चे का, वैसा जैसा आप लिखते हैं। अच्छा। तो हम लक्ष्मी, तमक्षी, तमशी, चहक्षा। लक्ष्मी त्वमश्री तमसी चहसा शहमु शंडा हस्यश्वरी संचय हाँ। नमः स्वाहा। और पहले जो है अंचंड लेकिन आपने तोमर आपने पहले जो लक्ष्मी। लिखा था उसमें नमः स्वाहा लिखा था, फिर उसमें जो मुझे लिखने के लिए बोला था उसमें नमः शिवाय नहीं, नमः स्वाहा नहीं है, तो नमः स्वाहा लिखने का कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो नमः स्वाहा तो तब करते हैं जब हम मंत्र की आहुति देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मंत्र तो उतना ही होता है। ऐसा देखिए, जब हम मंत्र को अग्नि में छोड़ते हैं तो नमः स्वाहा कहते हैं। हम्म। जब हम मंत्र को जल में छोड़ते हैं तो नमः स्वधा कहते हैं। ओ। जब हम आकाश में छोड़ते हैं तो उसे नमः हूम फट बोलते हैं। तो ये तो हम मंत्र को कहाँ कौन सी डोमेन में छोड़ रहे हैं उसका होता है रीजन। ओम फट या ओम भट्ट? फट। हूम फट। फट, ओके। ओम तो कहीं आता ही नहीं है ना। नमः फट, हम्म। नमः स्वधा, नमः स्वाय। तो प्रश्न हर चीज का है। अब मैं ये इतनी पृष्ठभूमि इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज हम एक दुर्गा सप्तशती पे डिस्कशन कर रहे थे। हाँ हाँ दुर्गा सप्तशती में हर जगह मैंने हर पॉइंट पर क्वेश्चन करता गया। हाँ। तो वहां पर जो है, जब हम उस पार्ट को ध्यान से देखते हैं लिखते हैं तो वहां पर जो है, एक सेकंड। मेरा भी आज पाठ विधि तक मैं आ गया हूँ। आज मेरा पाठ विधि है, अभी आपके लेक्चर के बाद वो पाठ विधि खत्म करूंगा, फिर शाम तो को जैसे ये गीता। मैंने यहाँ पर वो डिटेल दे रखा था। तो ये पेज 16 है शायद। तो अब अगर मैं इस किताब के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्ट्रक्चर है किताब पढ़ने की प्रक्रिया। तो सबसे हम्म पहले इसने दे रखा है भाई, चैप्टर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, मधुकैटभ मर्दन। फिर चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, हम्म महिषासुर। तो दो हम्म तीन चार हो गया। फिर चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से इसने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। फिर हम्म 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर हम्म 14 पर इसने बोला हम्म अर्गल महिम सहिता है, मतलब अर्गला पढ़ा जाएगा। फिर हम्म 15 जो है वो कीलक पढ़ा जाएगा। हम्म फिर 16 जो है वो कवच है। हम्म फिर 17 जो है वो देवी सूक्त है। और हम्म फिर 18 जो है वो रहस्य है। ये इसका ऑर्डर हो गया जो इसने हम्म लिख रखा है। हम्म फिर उसके बाद, और फिर उसने उसके बाद न्यास बोला कि इसके अनंतर अंतर मात्रिका नाश, बाहिर मात्रिका न्यास, ये सब करा जाता है। हम्म फिर श्रीदेवी का ध्यान करके रहस्य बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाली। तो मैंने वो 9 कोष्ठों को आइडेंटिफाई करा, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि भाई ये 9 कोष्ठ जो हैं, जो हम्म दुर्गा सप्तशती में बैठते हैं वो इस प्रकार से बैठते हैं। हम्म ठीक है ना। तो हम्म लेकिन इनके क्रम में मतभेद है, कब हम्म कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, अर्गला कीलक ये पहले पढ़ने या बाद में पढ़ने। ये हम्म सारी की सारी चीजों की वो प्रक्रिया हो गई। योग हम्म रत्नावली में कुछ और हम्म लिखा है, चिदम्बर संहिता में कुछ और लिखा है, अर्गला फिर कीलक फिर अंत में कवच पढ़ने का विधान है। तो हम्म मैंने कहा कि यार ये कहानी क्या चल रही है, पहले इसको समझ लेना। हम्म तो मैंने उस आधार पर जो है वो सारे प्रश्नों को देखा कि भाई कवच क्या क्या चीजें बता रहा है। हम्म अब कवच जब आप देखते हो तो उसमें लिखा हुआ है प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघेंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। और ये हम सबको ही पता है कि ये ऐसा होता है। हम्म तो मैंने प्रश्न करा कि अगर मैं इस ऑर्डर को ध्यान से देखूं तो क्या मुझे इस ऑर्डर से कोई चीज पता चलेगी।
हम्म। तो मैंने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया वो कैसे बनाया, शैलपुत्री जो है, हम्म। एक सेकंड, शै- शैलपुत्री को मैंने बोला अर्थ। हम्म। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद ब्रह्मचारिणी को मैंने, एक सेकंड, ब्रह्मचारिणी को मैंने बोला वाटर। फिर चंद्र घंटेती को मैंने बोला, मैंने कहा चंद्र घंटेती जो है मेरे ऑर्डर में नहीं आता, यहाँ पर गड़बड़ है। हम्म। फिर भी मैंने उसको लिख दिया कि ये स्काई है। हम्म। उसके बाद मैंने कूष्मांडेती जो है, कूष्मांडेती को मैंने लिखा एयर। हम्म। फिर उसके बाद स्कंद माता को मैंने लिखा डायरेक्शन। उसके बाद कात्यायनी को मैंने लिखा फायर। उसके बाद काल रात्रि को मैंने लिखा टाइम। फिर महागौरी को लिखा मैंने आत्मा। और फिर लास्ट में आ गया मेरा सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री। तो सिद्धिदात्री को मैंने लिख दिया मन। अब यहां से मुझे क्या पता चला कि ये पूरे स्ट्रक्चर में मुझे इसको रैंकिंग करनी है। तो मैंने जो है मन को नंबरिंग करी 1, आत्मा को नंबरिंग करी 2, टाइम को नंबरिंग करी 3, फिर फायर को नंबरिंग करी 4, सॉरी, फायर को नहीं, डायरेक्शन को नंबरिंग करी 4, फिर स्काई को नंबरिंग करी 5, फिर एयर को करी नंबरिंग 6, फिर फायर को करी नंबरिंग 7, हम्म। वाटर को करी नंबरिंग 8, और अर्थ को करी नंबरिंग 9। हम्म। तो अब मेरा यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया। अब मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, मैं हम्म। फर्स्ट को नाइन्थ कह सकता हूँ, नाइन्थ को फर्स्ट कह सकता हूँ। बट मेरा हम्म। ऑर्डर क्या होगा, मेरा ऑर्डर होगा प्रथम शैलपुत्री, हम्म। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, हम्म। तृतीयम कौन सी होगी। चंद्रघंटा। नहीं, वो तो यहाँ लिखा या हुआ है। पुष्पा। नंबरिंग के बेसिस पे मैं किसको कहूंगा, मैं इसको फिर से आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 9 या 1 बोल देता हूँ, इसको 1 या 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ, हम्म। इसको 5 बोल देता हूँ, हम्म। इसको 6 बोल देता हूँ, इसको 7 बोल देता हूँ, इसको 8 बोल देता हूँ,
इसको 9 बोल देते। मैं बोल देता हूँ। ठीक है जी। तो अब मेरा जी। ऑर्डर क्या चलेगा? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम हाँ। ब्रह्मचारिणी, तृतीयम कौन होगा? तृतीयम आएगा स्कंद माता। इसका ही है ना? स्काई तो स्कंद माता पे लिखा ही नहीं है ना। प्रथम कुष्मांडा। शैलपुत्री, शैलपुत्री मतलब अर्थ। हाँ। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी मतलब वाटर। तृतीयम वाटर के बाद कौन सा है? फायर। तो फायर तो कात्यायनी। कात्यायनी। ओ। तीसरा कात्यायनी। हम्म। चौथा कूष्मांडा। पांचवा चंद्र घंटेती। छठा स्कंद माता। सातवां कालरात्रि। आठवां महागौरी। नवा सिद्धिदात्री। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, समझ गया मैं। हमारे 3 शरीर हैं। तीन हम्म। शरीर के अंदर हर एक में 5-5 गुण है, हम्म। या 5-5 तत्व हैं। हम्म। प्रत्येक तत्व के अंदर जो है वो यूनिक 9 द्रव्य हैं। 9 द्रव्य जो हैं वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, हम्म। और आपका आत्मा और मन। ये 9 यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो जब मैं उन 9 यूनिक को देखता हूं तो दुर्गा सप्तशती कवच के अंदर किसी ने मेरे को ये बताया कि ये 9 का ये ऑर्डर नहीं है। हम्म। और क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हुई है, हम्म। इस कारण पे जहां जहां कोई चीज ऑर्डर बता रही है, क्या मूल में वही ऑर्डर है भी या नहीं है? हम्म। ठीक, फिर मैं प्रश्न करूंगा कि क्या हम्म। सबसे पहले पृथ्वी तत्व पॉसिबल है? हम्म। सबसे पहले तो इच्छा पॉसिबल है। इच्छा मन में उत्पन्न होती है। हम्म। भाई आपने कहा मतलब पृथ्वी तत्व का मतलब कि क्या किसी भी व्यक्ति के बच्चा पैदा हो सकता है बिना पॉसिबल नहीं। पूरी प्रक्रिया के? तो हमारे यहाँ 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक मानसिक सृष्टि होती है, एक मैथुनी सृष्टि होती है। हम्म। तो मानसिक सृष्टि में मन में इच्छा होनी चाहिए। मैथुनी हम्म। में मैथुनी सृष्टि का प्रक्रिया हो गई। तो हम्म। जब मैं मानसिक सृष्टि कर रहा हूं तो मानसिक सृष्टि में मन सबसे पहले आता है। तो किसी भी आधार पे पृथ्वी सबसे पहले नहीं आएगा ना। सही बात है। तो अगर किसी ने मेरे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ करी है तो वो हम्म। छेड़छाड़ जो है वो छेड़छाड़ ढूंढी जा सकती है। हम्म। अब मैंने यहाँ पे कोई संस्कृत की ग्रामर थोड़ी चेंज करी, और ना ही ये प्रश्न संस्कृत का है। ये तो लॉजिकल प्रश्न है, लॉजिक है। इसलिए लॉजिकल प्रोसेस, सही बात है आपकी। इसलिए जो है मेरे, जब भी मैं किसी भी व्यक्ति को कोई कोर्स कराता हूं तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि देखिए इस कोर्स के साथ पैरेलली आपको अपनी प्रश्न करने की क्षमता को बढ़ाते जाना है। हम्म। जैसे जैसे वो क्षमता बढ़ती जाएगी ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम्म। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण जाता है उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि जब उसको सही प्रक्रिया समझ में आएगी तो वो इन सारे तरीके के संकटों से अपने आप ही निकल सकता है। सही बात है। सही बात है। सही बात है।
ठीक है। और यही सारी की सारी चीजें हैं कि हम बहुत दिनों से सारे जाप ताप हवन जो भी तामझाम करने होते हैं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी फंस रहे होते हैं। एक योद्धा से लड़के उससे जीतते हैं, अगला योद्धा फिर खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं और आगे। अब यहाँ पर उसने बोला, हम्म। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। हम्म। ठीक है। श्लोक नंबर 8। हम्म। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। तो चामुंडा देवी जो है, जो मंत्र आप लिख रहे हो, तो श्री लक्ष्मी ये वाला जो मंत्र है, हम्म। इससे आप किसी भी प्रेत को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हम्म। दुर्गा सप्तशती में यहाँ पर लिखा है कि चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है। तो जैसे जैसे आपके ये मंत्र की शक्ति बढ़ती जाएगी, आप किसी भी प्रेत को मुक्ति दे सकते हैं। हम्म। ठीक है। वाराही भैंसे पर सवार आती है। हम्म। अब वाराह जो है वो सुअर है, हम्म। ये यहाँ पर कह रहा है भैंसा। हम्म। तो इलॉजिकल हो गया ना। हम्म। तो इसका मतलब यहाँ पर संस्कृत के जो ट्रांसलेशन है उसमें एम्बिगिटी हो गई। हम्म। वाराही तो हम किसको जानते हैं, जिसका सुअर के जैसा चेहरा है, हम्म। और वो भैंसे पे सवार है। अब सुअर भैंसे पे कैसे सवार होगा। हम्म। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज बताई जा रही है जो इस प्रकार से नहीं है। हम्म। वाराही कहते हैं प्राण बादल को। शक्ति, बादल को कहते हैं। लेकिन हाँ। वाराह जो है हमारे भीतर के शक्ति, शरीर के अंदर श्वास की प्रक्रिया को भी कहते हैं, जो कि प्राणों को उत्पन्न करती है। हम्म। तो नीचे से ऊपर क्या जाता है, नीचे से ऊपर प्राण जाता है। हम्म। और प्राण जो है उसका आधार क्या है, वो प्राण का आधार महिष कह रखा है। हम्म। महिषासुर, असुर कहते हैं प्राण को। हम्म। तो वाराही जो है वो प्राण को धारण करती है। हम्म। तो रेफरेंस में फर्क हो गया यहाँ पर। हम्म। वो बादल वाला रेफरेंस दूसरी जगह पर आता है। अच्छा ठीक। ठीक है। तीसरा हो गया माहेश्वरी, वृषभ पे आरूढ़ है। वृषभ प्रतीक होता है वीर्य का। हम्म। तो माहेश्वरी जो है वो वीर्य को जो है धारण करती है। हम्म। तो माहेश्वरी कौन हो गई, शिव की शक्ति हो गई। हम्म। उसके बाद कौमारी शिखी वाहना, शिखी वाहन कहते हैं मयूर को, मोर को। हम्म। तो मोर जो है वो प्रतीक होता है किस चीज का, ये मैथुनी सृष्टि का प्रतीक होता है। ओ सॉरी, मानसिक सृष्टि का प्रतीक होता है मोर। और मैथुनी का? कार्तिकेय, ओ सॉरी, गणेश। गणेश मैथुनी शक्ति का प्रतीक होते हैं, और इसके मानसिक हिसाब सृष्टि से, इसके हिसाब से यहाँ जो लिख का। रहा है अभी तो उतने ही रेफरेंस पर आएंगे ना। हाँ क्या ठीक है। होता है क्या नहीं होता वो समरी तो हम बाद में बनाएंगे। हम्म। पहले तो टेक्स्ट को ही फॉलो करोगे ना, कि टेक्स्ट क्या कह रहा है और टेक्स्ट में कोई एम्बिगिटी है या नहीं है। हम्म। जो हमारी जानकारी है वो जानकारी तो हम बाद में जब प्लॉट बनाएंगे तब वो पता चलेगा ना। हम्म। तो यहाँ पर जो है ये कौमारी शिखी बहाना लिखा, तो कौमारी मतलब जो कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी कही जाती है। शिखी वाहन मतलब मोर के लिए कहा जाता है। मोर जो है वो मानसिक सृष्टि का प्रतीक है। तो यहाँ हम्म। पर जो है कार्तिकेय वाली जो कौमारी शक्ति है वो इस डोमेन पे काम कर रही है। हम्म। लक्ष्मी पद्मासना, पद्म जो है, पद्म हमारे यहाँ कहे गए हैं, ये 9 चक्रों को पद्म कहा जाता है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो इसने कमल का फूल कर रखा है। हम्म। ठीक है। तो लक्ष्मी जी जो है वो हमारे इन कमलों को धारण करती है। श्वेत हम्म। रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना।
ब्राह्मी हंस समारूढ़ा। ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा जी की शक्ति। हंस कहते हैं जब हम श्वास लेते हैं तो हम की आवाज चलती है, श्वास छोड़ते हैं तो सह की आवाज होती है। हम सह, हम सह ऐसे चलता है हमारा श्वास का प्रक्रिया। तो श्वास की अधिष्ठात्री जो है वो ब्राह्मी है। हम्म। ऐसे करके आप एक एक चीज को डिकोड करोगे तो जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है और जो स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस पता चलेगा आपको। जी। तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी। अब जैसे मैंने ये 9 देवियों का डिस्क्रिप्शन देखा तो उस 9 देवियों के डिस्क्रिप्शन के लिए पहले मुझे जो है ये लेफ्ट में जो पार्ट लिख रखा है मैंने, अर्थ वाटर स्काई एयर, ये मुझे पहले पता होना चाहिए, तभी हम्म। मैं इसको जान सकता हूँ। ये हम्म। मेरा भाग्य है या ये ईश्वर प्रदत्त है कि ये मुझे पहले पता चला और ये बाद में। हम्म। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ। तो प्रश्न करने से आप दो अलग अलग तरीके की चीजों को भी जोड़ सकते हैं। हम्म। अब जब मैं इसी आधार पर इस ग्रंथ को पढ़ता हूं तो यहाँ पर मुझे शरीर को कनेक्ट करने वाले सारे पार्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। हम्म। नेक्स्ट पार्ट इसने बोला पूर्व दिशा में ऐन्द्री, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, फिर वाराही शक्ति, फिर खड़ग धारिणी, ऐसे करके मुझे हम्म। दिशाओं में भी जो है वो हम्म। देवियों का स्वरूप मिल गया। हम्म। फिर दिशा के बाद जया विजय, मेरे आगे पीछे लेफ्ट राइट ऐसे करके सब जगह। उसके बाद उसने बोला ललाट में मालाधरी रक्षा करे। अब हम्म। ललाट इसको कहते हैं मस्तक को। हम्म। तो ललाट में मालाधरी यशस्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करे। हम्म। नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों की। अब यहाँ पर पूरे शरीर का कौन सा फंक्शन अब आप तो एलो मतलब मेडिसिन पढ़े हुए व्यक्ति हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर शरीर के सारे अंग लिखे हुए हैं और उन समस्त अंगों के आगे एक देवी का नाम लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। यानी जब आप किसी भी शरीर के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो कहीं हम्म। ना कहीं किसी ऐसे पॉइंट पर अटकेंगे जो आप कहेंगे यार ये तो भगवान ही कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम्म। इस कारण से यहाँ पर ये लिखा ही ऐसे गया है। हम्म। सो जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से हमें ईश्वर का पता चले, यार ये कौन जोड़ रहा है इन सब चीजों को, बोले तो भगवान ही जोड़ सकता है। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा डॉक्यूमेंट बना है। जी। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ, ये आप समझा पाए। और फिर उसी तरीके से जब आप ऐसा बोलते हैं कि वो अल्फाबेट से शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं, तो हाँ, वो तो फिर अब उसी शरीर उसी देवी पॉइंट को ही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो अल्फाबेट्स हाँ। को शरीर से जोड़ते हैं। आप साथ हाँ। के साथ नोट भी करते जाइएगा। हम्म। ये जो मेरा सर का जो जहां ब्राह्मण की चोटी होती है, अ, आपके पास एक सेकंड। शीट है, आप लेवल 2 का पीपीटी खोलोगे तो हाँ। उसमें ये शीट दे रखी है, उस पर लिखा हुआ है, बना हुआ है पूरा। हम्म। लेकिन आपको तो फटाफट याद है, मुझे वो याद करने में थोड़ा सा नहीं, अभी मैं तो कह दिक्कत रहा हूँ होती है। शीट शीट सामने रख लीजिए तो लिखने की बजाय आप समझने पर फोकस हो जाएंगे। ठीक ये है, आप मेरा बताइए। मतलब था। मैं एक हाँ, ठीक सेकंड है। आपके सामने वो शीट भी खोल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। लेवल 2 में मिलेगी शायद। ये रे। ये रहा शीट।
अब यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो आप यहाँ पर इसके आगे लिख लीजिए एयर, यहाँ पर फायर, हम्म। यहाँ पर अर्थ, हम्म। यहाँ पर वाटर, हम्म। और यहाँ पर स्काई। अब ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स मैंने चेंज करे, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही तंत्राज तंत्र में है जो आपके पास है ऑलरेडी। हाँ हाँ। उसके लास्ट के पेजेस में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। मैं बोलेंगे तो बुक से बुक मैप करके भी बता दूंगा। अब अ जी। जो है, जहां ब्राह्मण के शरीर में चोटी आती है उसको अ है। कहते हैं। मुंह जहां खुलता है आ, ये आ हो गया, आ हाँ। का क्षेत्र हो गया मुखव्रत। तो अ, आ, आ। फिर ई, ई। दाहिनी आंख, ई, बाई आंख। तो ई, 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 ये दोनों आंखों के लिए हो गया। ठीक है। हाँ। फिर दोनों नाक, लेफ्ट और राइट। तो राइट जो नोज है उसको ऊ, ऊ। और ऊ। लेफ्ट नोज जो है उसको ऊ। ऊ। तो ऊ प्लस ऊ, 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 ई, 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 ऊ, ऊ। अपर लिप री, लोअर लिप री, री, रे। री, 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 री। रे। रे। फिर दाहिना कान लिरी, ले रे। बायां कान लिरी, लिरी, ले लिरी, लिरी, लिरी। रे। क्लियर। दाहिनी कनपटी ए, ए। बाई कनपटी आई। आई। आ प्लस ए आई, आ प्लस ई ए, ए, आ प्लस ए आई। आई। ठीक है, तो ऐसे करके ए आई। ओ, अपर जॉ, लोअर जॉ आउ, ओ, आओ। आओ, ओ, आओ, ओ, आओ। अंग, जहां माथे पे बिंदी लगाते हैं, अंग। आह, मुंह से जहां हवा बाहर निकलती है, आह। ठीक। तो तो इस इसमें आधार पे मेरे सर के अंदर ही मेरे 16 स्वर चले गए। इसमें कान के लिए नहीं है कुछ? लिरी और लिरी बोला ना मैंने, लिरी और लिरी। अच्छा, वो टेम्पल के लिए बोला था, ठीक नहीं, है। टेम्पल के लिए ए और आई बोला है मैंने, कनपटी जिसको कहते हैं उसको ए अच्छा। और आई बोला है। ठीक है। ये लेडी। शीट आपके पास लिखी हुई भी है। हाँ ठीक है। मैं तो वो जो देवियां हैं वो इसमें कवच में हैं, और ये जो, उनके अल्फाबेटिकल सिंबल हैं, राइट? हाँ मतलब उसने वहां पर क्या लिखा कि पूरी पाठ को करने से पहले अंतर मात्रिका न्यास और बाहर मात्रिका न्यास करिए। तो जब मैं न्यास लेकर बैठा तो मुझे न्यास में ये पूरा स्ट्रक्चर मिला। अब ये स्ट्रक्चर आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकली क्रिएटेड है। लेकिन मेरे दिमाग की उपज नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे, मैंने जाने अनजाने पता नहीं किस कारण से पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे मैंने सबसे पहले तंत्राज तंत्र पढ़ ली, और वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। और वो 12-15 साल पहले पढ़ी। तो जब वो उसके सवालों को मैं इकट्ठा करता गया, और इकट्ठा करते करते इस प्रक्रिया के ऊपर मेरा पाठ बन गया। ठीक है जी। क, दाहिना हाथ का शोल्डर। हाँ। हाँ। क, ख, ग, घ, अ। ये क, 5 ख, जोड़ हो गए, क, ख, ग, घ, अ। फिर दूसरे 5 जोड़ हो गए, च, छ, ज, ग, झ, य। य। सबसे पहले कंधे का जोड़, फिर कोहनी, फिर रिस्ट, फिर उंगलियां जिस पॉइंट पर जुड़ती हैं, हाँ। और फिर उसके बाद उंगलियों के बीच के जोड़। हम्म। तो च, छ, ज, ज, या। उसी प्रकार से पैरों में ट, ठ, ट, ट, या, त, थ, द, ध, न। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। तो नॉर्मली आप कहीं भी अगर साउंड को देखेंगे हम्म। तो ता, थई, तत, तो वो पैरों से ही संबंधित साउंड्स हैं। तो जब आप हाँ कथक हाँ हाँ। वगैरह देखते कथक हैं, वगैरह से डांस है, डांस होता है।
खाई थे। तो ता थाई करते ही पैर और घुटने अपने आप ही चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद आया प पृष्ठ। प आप। मेरी बैक, बैकबोन, पूरा हाँ। पृष्ठ आ गया। हाँ। फ मेरे पेनक्रियाज, ब मेरी नाभि, भ मेरी बुद्धि, मा मेरा मन, प फ जी। ब भ म, हाँ। हा मेरा थ्रोट चक्र, य मेरा हृदय चक्र, व नाभि चक्र, र स्वादिष्ठान चक्र, ल मूलाधार चक्र, हम्म। शहद वाला श मज्जा, षटकोण का श वीर्य, स संपूर्ण शरीर, अठावले वाला ल तालु, और हम्म। क्षत्रिय वाला क्ष शरीर मन और प्लस शरीर आत्मा। और आत्मा। इस आधार पे ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब अ प्लस अह, ह होता है, ई प्लस अ या होता है, उ प्लस अ वा होता है, री प्लस अ रा होता है, लिरी प्लस अ ला होता है। अब अगर जी। ह या व र ला अ ई उ री लिरी से बने हैं, और अ जो है वायु तत्व है, तो ह भी तो वायु तत्व ही होगा। जी। अब आपको ह वायु तत्व किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, या आपको अग्नि तत्व किसी किताब में नहीं मिलेगा। अग्नि तत्व मतलब हृदय चक्र, हम्म। वह नाभि चक्र कहीं नहीं मिलेगा। र हम्म। स्वादिष्टान चक्र वाटर एलिमेंट नहीं मिलेगा। हम्म। मूलाधार चक्र आकाश तत्व नहीं मिलेगा। यहाँ पे ल को कैसे लिखा है, लिरी प्लस अ ला होता है। हम्म। तो ये संस्कृत के आधार पर मुझे पता चला, हम्म। क्योंकि मैं प्रश्न करते करते अल्फाबेट्स का क्या तत्व है उसके तौर पर चला गया। हम्म। ठीक है। हम्म। अब सबसे मजेदार की बात क्या है कि जब मैंने मूलाधार चक्र को देखा, तो मूलाधार चक्र में चार पंखड़ी बनी हुई थी। हम्म। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ 11 पंखड़ी बनी हुई है। लिरी लिरी अंग अह लक्ष अंग यण नम। हम्म। एक एक तत्व के सारे पेटल्स एक साथ इकट्ठे हो गए। हम्म। तो मेरे मूलाधार चक्र में 11 पंखड़ी हैं। हम्म। मेरे स्वादिष्ठान चक्र में 9 पंखड़ी हैं। हम्म। मेरे मणिपुर चक्र में 11 पंखड़ी हैं। मेरे हम्म। अनाहत चक्र में 11 पंखड़ी हैं। और मेरे हम्म। विशुद्धि चक्र में 9 पंखड़ी हैं। सो 9 हम्म। 11 9 11, इस प्रकार से मेरे यहाँ पंखड़ियों की प्रक्रिया है। हम्म। ठीक। तो मेरे हम्म। जो चक्रा सिस्टम है वो इस आधार पे बना हुआ है। हम्म। अब आप किसी भी विशेषज्ञ के पास चले जाइए, जो हम्म। कहता है कि मैं फलाना गुरुजी हूं, और मैं इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानता हूं, हम्म। मैंने सारे चक्र अच्छी तरह से देख रखे हैं, हम्म। तो उससे पूछे भाई, साक्षात्कार क्या हुआ है? साक्षात्कार कर रखा है, क्योंकि टीवी हम्म। चैनलों पे तो ऐसे ही लोग कहानी सुनाने आते हैं ना। हम्म। कोई भी इस प्रकार से आपको ये प्रक्रिया समझा ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो मैं प्रश्न करता हूं, और उस प्रश्न का जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक उसके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। कभी कभी मैं भटक जाता हूँ, तो उस स्थिति में जो अंदर वाला भगवान है वो मुझे रास्ता बता देता है। हम्म। तो इस आधार पे मेरा स्ट्रक्चर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से, तो मूल रूप से दुर्गा सप्तशती पे प्रश्न करने से मेरी ये प्रक्रिया जागृत हुई। हम्म। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। सबसे हम्म। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, हम्म।
जब हम दुर्गा सप्तशती में कीलक पढ़ने जाते हैं। हम्म। एक सेकंड। अब मैंने यहाँ पर कीलक खोला। हम्म। क्योंकि वहां पे ये कीलक आ गया। हम्म। उसने यहाँ पर सबसे पहली लाइन क्या बोली, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे शरीर प्राप्ति निमित्ताय नमः सुमार्थ धारिणे। अब हम्म। विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों वेदी जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्चन का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान को, शिव को नमस्कार। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस हम्म। सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए, और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति रहती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। हम्म। उन्हें अपने कार्य को सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के नहीं। उन्हें उच्चाटन आदि, अब ये सब कहानी चल रही है। इतना ही हम्म। नहीं, उनके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। उन लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्री सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। हिंदू कल्याण में है। जी। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। अब यहां से कैच शुरू हो गया। जो हम्म। व्यक्ति ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा कल्याण में यही है, हम्म। उसी ने उसको गुप्त कर दिया। हम्म। मतलब क्यों गुप्त कर दिया? जो उसकी महिमा बता रहा है, जो ये बता रहा है कि इससे ये शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन मैंने जो है इस पूरी प्रक्रिया को कीलित कर दिया। हम्म। ये तो यहीं पे लिखा हुआ है ना, ये तो मेरा लिखा हुआ हाँ हाँ, नहीं है ना। यही लिखा हुआ है। तो जब तक आप शिव को साधना, मतलब शिव को जागृत नहीं करते, तब तक आपको सप्तशती नहीं प्राप्त होगी। सप्तशती से ये चीजों के लाभ होते हैं, ये कीलक में लिखा हुआ है। लेकिन सप्तशती और को प्राप्त कैसे करेंगे आप? हाँ, फिर से वापस अपनी स्लाइड पर जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो कैच है वो क्या है? हमें जब बचपन से हिंदी पढ़ाई गई, यर लव श पढ़ाया गया, हाँ, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? हय वर ल। हाँ। ओ। ठीक है। अब आइए, अब मैं ऑर्डर का कंपैरिजन आपके सामने रखता हूँ। हमें बचपन से हमने क्या पढ़ा? एक सेकंड, इसमें हिंदी का कीबोर्ड कहाँ से आएगा? ये ऑर्डर है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सबसे पहले मैंने लिखा ह, य, व, र, ल, श, श, स, अठावले वाला। ल। इसमें
मेरे पास जब भी पैसे आएंगे सबसे पहले मुझे संस्कृत का कीबोर्ड ही बनाना है, गधों को कीबोर्ड भी नहीं बनाना आता। हया वर ल, श, श, स, अठावले वाला ल और क्ष। ये मेरे 10 अल्फाबेट हो गए। ह, य, व, र, ल, श, श, स, अठावले वाला ल और क्ष। अब मुझे क्या पढ़ाया गया? सबसे पहले मुझे पढ़ाया गया य, र, ल, व, श, श, स, ह, और हम्म, फिर उसके बाद अठावले वाला ल और फिर उसके बाद श। ठीक है जी। जी। अब जहां पर स लिखा हुआ है हम्म। उसको षटकोण का श कर दीजिए। हम्म। ठीक है। हम्म। तो मैंने जब देखा कि ये तो मेरे ऑर्डर का ही फर्क है, तो हम्म। अल्फाबेट्स में भी तो फर्क होगा, तो मैंने पहला क्वेश्चन करा कि भाई शहद वाले श से शिव लिखा जाएगा या हम्म। षटकोण के श से शिव लिखा जाएगा। हम्म। तो मुझे प्रक्रियाएं पता चलनी शुरू हुई। हम्म। तो जब भी कभी मैं कोई मंत्र को लिखता हूँ और उसमें स लिखा होता है, उसमें मैं षटकोण का श लगा देता हूँ। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। तो यहां से मैंने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा कि सबसे पहले तो शिव को ही साधना पड़ेगा। हम्म। शिव ही मुझे मार्ग बताएंगे, तो सबसे पहले शिव को ही क्रॉस चेक करो ना। हाँ। तो शिव को क्रॉस चेक करते ही ये चीज आ गई, इसलिए मैं शांति जब भी लिखता हूं उसमें श को षटकोण के श की बजाय क्षत्रिय वाले श से लिखता हूं। वहां हम्म। शांति का अर्थ बदल जाता है। हम्म। शक्ति शहद वाले श की बजाय क्षत्रिय वाले श से लिखता हूं, उसका अर्थ बदल जाता है। अर्थ हम्म। इसलिए बदला क्योंकि अल्फाबेटिकल सिस्टम और ऑर्डर में छेड़छाड़ की गई। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अब वापस आते हैं अपने इसी स्ट्रक्चर के ऊपर। यहां पर क्षत्रिय वाला क्ष जो है हम्म। और षटकोण का श जो है, इन हम्म। दो अल्फाबेट्स को ध्यान करना है। हमारे हम्म। शरीर के भीतर सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन कौन सा है? हार्ट का। और ध्यान से सोच लीजिए। या फिर श्वास का। मैं कह रहा हूं ये तो आपके सोचने के लिए प्रश्न है ना। हाँ, श्वास का है। श्वास जी आता जी, है, जाता है, तब याद नहीं है। ठीक है। हमारे शरीर के भीतर सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन सेलुलर रिप्रोडक्शन है। अगर सेलुलर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ना हार्ट होगा ना श्वास होगी। हम्म। सेलुलर रिप्रोडक्शन कंट्रोल होता है षटकोण के श से। हम्म। और उस सेलुलर रिप्रोडक्शन को जितनी भी शक्ति की आवश्यकता है, उस हम्म। शक्ति को क्षत्रिय वलक श प्रोवाइड करता है। हम्म। इसलिए जब कभी हम शिव और शक्ति का ध्यान करते हैं तो श हम्म। और क्ष जो है वो प्रधान हो जाती है पूरी प्रक्रिया। हम्म। जितने भी मंत्रों में जो भी अल्फाबेट है, वो हम्म। उस अल्फाबेट को बार बार ध्यान करने से उसको ही बलवान बनाता है। जैसे एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इसमें हम्म। षटकोण का शाह या क्षत्रिय वाला शाह है। नहीं। तो आप इस मंत्र को जीवन भर करते रहिए, जीवन के बाद भी करिए, लेकिन होगा हम्म। क्या? उस मंत्र को लगातार बार बार करने के बाद आपके शरीर में सेलुलर रिप्रोडक्शन और उसकी शक्ति, ये दोनों नहीं बढ़ेंगे। हम्म। आपको लंबे चौड़े शरीर अगर देखने हैं, जैसे हम्म। भीम का, अर्जुन का, इन सब के लंबे चौड़े शरीर थे,
उस समय मंत्र प्रक्रिया में बहुत सारे मूलभूत कारण थे, हम्म। ये उनमें से एक है। ओहो हो। आप कोई भी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय। क्या इसके अंदर षटकोण का ष और क्षत्रिय वलग श आता है? नहीं। पार्वती बोलिए, पार्वती। आता है उसमें षटकोण का ष क्षत्रिय वलग श? नहीं। तो जब मैंने नाम ढूंढने शुरू करे कि जिन नामों के अंदर शिव और शक्ति के नाम, उससे मुझे नाम मिला शर्व। हम्म। शर्व कैसे लिखेंगे? शर्व लिखेंगे, ये षटकोण का श, हम्म। ऊपर र और व, जो वो ऐसे लगेगा लिखेंगे। वो, हाँ, वो रैप वै पे लगेगा कि सै पे लगेगा, रै ऊपर। अरे सॉरी, ये षटकोण का श, व और र की मात्रा, हो गया शर्व। अब मैं, शर्व की शक्ति कौन है? शार्वती। ठीक है जी। हाँ। अब मुझे शार्वती को पार्वती बोलना हो तो क्या हटाना है मुझे? पार्वती को पार्वती बोलना है तो सै को हटाना है बस। नहीं जी नहीं, मुझे सिर्फ ये, इसको गायब करना है, बीच वाली लाइन को। हाँ, बीच वाली लाइन को गायब करो, वो पै हो जाएगा, फिर समझ गया समझ गया समझ गया। तो चीजों में किसी ने हमारे धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ करी, और वो बड़ी बारीक सी छेड़छाड़ करी, ताकि हम बुद्धिजीवी थे, एकदम से पकड़ नहीं पाए। ओहो। ओह। और भारत में युद्ध काल चल रहा था। तो इधर ध्यान नहीं गया। जिसका ध्यान जा रहा हो, जिसका नहीं जा रहा हो, जिसका ध्यान जा रहा था वो कुछ लिख रहा होगा, लेकिन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस थी? गीता प्रेस गोरखपुर 1000 साल पहले थोड़ी थी। गीता प्रेस गोरखपुर ने तो हर धर्म ग्रंथ को मासिस तक पहुंचा दिया। हम्म। उन्होंने जो जो आधारभूत ग्रंथ उठाए वो उठा लिए, बट हम्म। फैलाया क्या? मैं मेरी बात समझा पाया? आप समझा पाए तो अगर मैं पार्वती को शारवती बोलता हूँ तब मेरे अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ऐसा मानूं मैंने, मैं? ये बड़ा आसान है जी। अब क्या है, आपको स्कैन करना है। आप पहले अपने दोनों हाथ खोलिए, बीच की ऊर्जा को नापिए और पार्वती पार्वती बोलिए, और अपने हाथों के बीच की ऊर्जा को नाप लीजिए कितनी आ रही है। लेकिन मैं सारवती शारवती बोलता रहता हूँ तो वो मेरी बढ़ती चली जाती है। प्रत्यक्ष है ना? प्रत्यक्ष है। ऐसे ही करके हम पिछले 14 साल से धीरे धीरे करके रोज कहीं कहीं कोई एक चीज मिल जाती है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे करके मैं और आरती आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारे प्रश्नों के समस्त उत्तर संस्कृत वाले से नहीं मिल रहे थे, आयुर्वेद वालों से नहीं मिल रहे थे। फिर प्रारब्धवश हमें पता चला कि आयुर्वेद का एक सब्जेक्ट है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। तो हमने वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा को आइडेंटिफाई करा, उन सारे पार्ट्स को निकाल निकाल कर इकट्ठा करके सामने रखा। अब किसी संस्कृत वाले से बात करेंगे, अरे ये तो तांत्रिक है। भाई हाँ, वही तांत्रिक होना समस्या है कोई सबसे गाली बड़ी। तो नहीं है। नहीं, वो बहुत बड़ी समस्या है। इस कारण से हमारी प्रक्रियाओं में समस्या आई।
और क्योंकि मैं तो नियम कायदे मानता ही नहीं, जो मानता है वो इस सब्जेक्ट को टच नहीं कर पाता। पहले मैं जब कोई भी अपने किसी पेशेंट को भी वो लिखता हूँ ना, ये प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, तो जैसे एलोपैथी वाला आरएक्स लिखेगा, तो मैं आरएक्स कभी नहीं लिखता था, मैं शिवोहम लिखता था। तो शहद वाला से, वो, और है, और ऐसे करके वो, तो जब से वो आपने लिख के वो भेजा, तो मैं, शिवलिरिक्शम। हाँ, तो अब क्या होता है कि वो, जैसे मैं सह लिखता हूँ ना, तो पहले मेरा कॉन्शियस अलर्ट होता था, ये अब मैं सही हूँ या गलत हूँ, जो अब तक करता आ रहा हूँ 18 साल से वो करूँ, या जो 6 महीने का जो गौरव शुक्ला जी के साथ मेरा इंटरेक्शन है वो करूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि 4 पेशेंट के ऊपर, मतलब सुबह से लेकर शाम तक 10 पेशेंट देखे, तो 6-7 पेशेंट के ऊपर वो कॉन्शियसली ऐसा हो गया है कि वो पेन वो शहद वाले से ही चलती है। लेकिन अभी जहां पर पेशेंट ऐसा है कि, अभी एक पेशेंट आई तो वो, उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है। और मैंने उसकी साइको एनालिसिस की, तो साइको एनालिसिस के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जब मैं उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था, तो मैंने वो षटकोण वाला सह करके लिख दिया। रियली में मैं, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा है कि अगर आपको कुछ करना है तो पहले इतना बड़ा साहस तो करना पड़ेगा कि पुरानी मान्यताओं को, परंपराओं को तोड़कर आप जंप कर सकें। हम्म। तो मैंने वो षटकोण वाला सेल लिख के शिवोहम करके वो प्रिस्क्रिप्शन मैंने उनको लिख दिया। राइट। लिखने के बाद फिर वो मैंने कहा कि आप 3 दिन बाद आइए और फिर देखते हैं। तो वो 3 दिन के बाद आई, कहने लगे मरने का तो मन नहीं कर रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन हम्म। अभी थोड़ा सा मैं शांत होती जा रही हूँ। तो अभी ये जैसे मैंने आप बताया भी था कि मैंने श्रीम श्रीम चंडीगढ़ में कैंसर पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया। और अभी मेरे मधुमेह मुक्त मानव में तो, अभी जो बाद में हम उच्चारण करते हैं, तो अभी पहले हम उच्चारण करते थे ओम का या शिव ओम का नाद करते थे, या सोहम बोलते थे। तो अभी वो सोहम से होम सब हट गया है। अभी जो भी बाद में जब वो कंक्लूड करेंगे उसको, ध्यान वगैरह कंक्लूड करके वो बैठेंगे, तो फिर राइट हैंड को पैनक्रियाज के ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड को ऐसे रखिए, और श्रीम फम श्रीम, श्रीम फम श्रीम, तो वो मैं बोलता रहूंगा श्रीम फम श्रीम, श्रीम फम श्रीम 108 बार तक। और वो उसे उच्चारण करते रहेंगे, या उनको बोलना है तो बोल लें, या मानसिक जाप करते रहें। तो ये राइट। चीजें तो मैंने अप्लाई कर दी। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, मुझे जितनी भी स्लाइड आ रही थी उसमें ये आ रहा था कि भाई स्कैन करके देखो। अब वो प्रोसीजर नहीं पता था मुझे कि स्कैन कैसे करना है। राइट। तो वो चीजें वहां जाके कहीं ना कहीं वो, एक बार मैंने आपको, आपने कुछ लिखा था कि स्कैन करो, तो मैंने लिखा था कि स्कैन कैसे करें, तो आपने उसमें आंसर दिया था, तो यही तो हम सिखाते हैं कि स्कैन कैसे करना है। हम्म। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मैं वो पूरे प्रोसीजर में, लसल गांव करके एक जगह है महाराष्ट्र, तो वहां पे रेलवे ट्रैक है, इधर पूना जाता है, वन साइड नासिक चला जाता है। तो जब मैंने आपको पहली बार कॉल किया, तो मैं वो लसल गांव वाले स्टेशन पे बैठा था ऐसे, और वो बड़ा पाव खा के आराम से बैठा था। तो वो संजय छाछड़ जी ने कहा था कि रवि जरा शुक्ला जी से बात कर, ये काम के आदमी है। वो बड़ा, अभी भी परसों मेरी बात हुई संजय छाछड़ जी से, तो कहने लगे, मैं उन्हें गुरु जी कहता हूँ नाड़ी के, कहने गुरु जी हमें भी कुछ सिखा दो। मैंने कहा रहे आप तो बड़े लोग हैं, आपको क्या सिखाएंगे, क्योंकि उनका आज 30 है ना, तो आज शायद आज उनका जन्मदिन है, तो वो जन्म, उन्होंने 5 दिन का एक कैंपेन चलाया था नाड़ी परीक्षा का अपने जन्मदिन पे फ्री। तो उन्होंने मुझे उसका लिंक भेजा था, तो मैंने सोचा आज से, आज ही जन्मदिन है, तो मैंने उन्हें कॉल कर लिया। तो तब भी मेरी आपके साथ आपके विषय में बात हुई थी। तो वहां पे मैं बैठा था, तो वहां मुझे दो साइड जाना था। तो एक मुझे गौरव शुक्ला जी की साइड जाना था, क्योंकि काफी बात हो गई थी, आपने कहा स्ट्रीम लिखना शुरू करो, आप ऐसे ऐसे करके लिखो। तो मैंने वो वहां से स्ट्रीम तो लिख लिया, लेकिन पहले मेरी कॉन्शियस अलर्ट हुआ कि चलो यार ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। लेकिन मेरे डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ वहां पे, क्योंकि दूसरी साइड जो मुझे जाना था, मैंने वो एक पेशेंट दिया था आपको वहां का, वो ब्रेन डिसऑर्डर का था, फिर वो खाने लगा था, वो ऐसा वो हुआ था। तो फिर उसका 3 दिन के बाद वो डाटा आया था, आपने कहा देखो ये पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है। मैंने वही सेम स्लाइड वो वहाँ के उनके रिलेटिव को भेजी।
फिर जो एक डॉक्टर हैं वहाँ के पूना के, उन्होंने वो मना कर दिया, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पूना के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने हमारी बात को लाइटली ले लिया एकदम। वो उन्होंने आगे नहीं बढ़े फिर उस प्रक्रिया में। तो वरना तो ये 6 महीने में तो अभी तो मैं बहुत बड़ा अपने अंदर चेंज ले आता। लेकिन नहीं, वो तो जब आज जो समय करता आज है ये जो तब। अभी शब्द हुआ ना, ये जो कीलक में जो शब्द आया कि भगवान शिव ने उसको गुप्त कर दिया, और ये अभी उसका एकदम सिंप्लीफाई आंसर मिल गया, तो अभी ये तो मैं बदल बदल दूंगा अपने अंदर, तो अप्लाई कर दूंगा मैं ये। फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है आगे। आप ये शिव लिरिक्सम लिखवा कर जो है ये सब लोगों को बोलिए शिव लिरिक्सम लिखना शुरू कर दें, अपने आप उसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा आपके पास में। तो आप उसे एक बार मुझे लिख दें, क्योंकि आपने शायद पहले लिखा है, तो मैं उसे वापस आपको भेजता हूँ। रिवर आपने 2 लिख के भेजे हैं मुझे, तो उसमें से मुझे कौन सा अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना है, क्योंकि मैं आरएक्स नहीं लिखता, मैं वही लिखता तो आप हूँ। सिर्फ श्रीम लिख दो ना, श्रीम, अब श्री लिखना शुरू कर दो, श्री भी सफिशिएंट है। हमारा मूल बीज मंत्र तो श्री ही था। अच्छा, मैंने मैंने यहाँ आके, क्योंकि मुझे बहुत लोग मिलते रहते हैं, तो हम्म। अ, किसी ने कहा कि ये नाम जो है ऐसे मत लिखो, ऐसे करके लिखो, इसका कुछ अलग प्रभाव आएगा। तो वो उसमें लिखते हैं। मैं अपने जो मेरा कार्ड है उसमें लिखा है आर्य श्री रविचंदन। हम्म। अ, अ, यहाँ क्योंकि गुजरात में पिता का नाम लगाते हैं पीछे, हम्म। तो मैंने उसको आर्य श्री रविचंदन करके ऐसे नाम को लिखा। फिर उसमें लिखता हूँ कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बाय एजुकेशन, योगापैथी कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, मिस्टिक बाय पैशन। ये हम्म। 3 लाइन मेरा वो है, मेरे कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो राइट। आर्य श्री को इंग्लिश में लिखते हैं एस एस आर आई श्री, एस आर आई श्री। तो अभी जो हिंदी में लिखता हूँ तो वो ये इतनी बार श्रीम श्रीम लिख दिया है ना, तो श्रीम के ऊपर वो बिंदी चली जाती है ऊपर अनुस्वर वाली। तो श्रीम लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, दैवी शक्ति तो प्रत्येक चीज में है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दैवी शक्ति ना हो। तो वो तो आप परिभाषा के आधार पर देख सकते हैं ना, जो कुछ भी शरीर के भीतर है बाहर है उसके बीच के संबंध में जहां भी कोई पार्ट ऐसा है, मतलब विचारों की उत्पत्ति हो ही कैसे रही है, मृत व्यक्ति में क्यों नहीं हो रही और जीवित में क्यों हो रही है, तो लक्षण आत्मा से कनेक्ट हो गया, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गई। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ईश्वर से कनेक्ट करने का हम सबका वैसे ही है, स्वाभाविक है। क्योंकि उसी बार जब वो दो दो तीन वो ग्रुप में आपके आए थे कि स्कैन करिए केव की एनर्जी को, आप और मैडम खड़ी हैं एक जगह, अंदर जा रहे हैं, आपने त्रिशूल लिया हुआ है। हाँ, वो बैंगलोर के 200 किलोमीटर आगे एक जगह थी, हाँ। देशानी, वहां का है वो। हाँ, तो वो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मैं त्र्यंबकेश्वर में था। जब सुबह मैं निकला वो देखने के बाद, तो वो त्र्यंबकेश्वर में था। त्र्यंबकेश्वर से मुझे जाना था जहाँ ऊपर जाके वो एक पहाड़ से थोड़े सा रिस के पानी आता है, लेकिन पहाड़ काफी ऊंचा है, ऊपर बर्फ नहीं है, कुछ नहीं है, तो पानी कहाँ से आ रहा है, वो वैसा माना जाता है। हम्म। तो फिर वो नदी का उसमें तो उद्गम स्थल माना जाता है। और वास्तव में वो जल की धारा जो है हार्डली आपके 2 टोंटी जितना पानी चल रहा होगा, निकल रहा होगा, हम्म। लेकिन आगे जो वो विस्तार लेती है तो वो एकदम से अलग हो जाता है। राइट। तो और वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वो समझ में नहीं आता। तो वहां पे गुरु गोरक्षनाथ की गुफा है, हम्म। वो एकदम ऐसे पहाड़ है, और उसमें वो मैन मेड ही लगती है कि भाई किसी ने उसको काट के अंदर तक बनाई है। पहले कुछ होल होगा, तो फिर अपने जब शरीर का जो आकार है उसके अनुसार उन्होंने उसे डिजाइन किया होगा कि यहाँ सोना है, यहाँ बैठ के वो करना है। तो वहां पे धूना चलता रहता है। तो वहां मैं बहुत देर बैठा रहा, करीब 1.5 पौने 2 घंटे तक आराम से शांत, अ, ऐसे सिराना रख के बैठा रहा, पर सोचता रहा कि यार स्कैन कैसे करें ऊर्जा को, स्कैन कैसे करें ऊर्जा को, स्कैन कैसे करें। वो हम्म। चलता था दिमाग में कुछ ना कुछ। लेकिन अभी ये सही है। इसलिए प्रश्न करिए, स्कैन करिए,
जो भी हायर हाँ ऊर्जा में जा रही है चीजें उसको नोट कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर हो जाता है चलते रहने का। ठीक है सर। तो मैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ जो पिछले 12-14 साल में मेरे सामने आए। जब आप करेंगे तो आपके पास नए प्रश्न आएंगे, तो नए प्रश्नों का उत्तर करने में और मजा आएगा। लेकिन उसमें ये बस एक चीज यही मेरे सामने आ रही थी कि जो आदमी बोल रहा है तो वो वास्तव में अपनी लय में बोल रहा है, तो उसकी लय को वहां पे नहीं वो करना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप में, जब इस तरह के हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो मान ली मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ अलग है तो मैं उसे समझ पा रहा हूँ, या मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल को छोड़ दीजिए, मेरा ग्राही भाव है, तो वो मेरी बॉडी में भले ही वो मुझे उस समय कुछ ना बता के जाए, लेकिन वो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम ब्रेन की आदत होती है, जिस समय उसकी जरूरत होगी वो उसी फाइल को लाके डिस्प्ले पे रख देगा कि इसके अनुसार भी सोचिए। तो प्रज्ञा गुण जो है वो ब्राह्मणों का अधिक होता है, नॉन ब्राह्मण्स का कम होता है। तो इसलिए मैं अभी उस समय आपको नहीं टोकता, जिस समय आप बोल रहे होते हैं उस समय मेरा स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव में सिर्फ नहीं, सुन वो तो लेना। हम प्रश्न उत्तर तो मतलब जितनी देर में हम रुकते हैं सवाल, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ क्या मैं मेरी बात समझा पाया, तो प्रश्न तो हम तब भी कर सकते हैं। हाँ तो बस अब ये या हिंट मिल गया प्रश्न कि हम जब। लगातार हर उस पे जो है दोबारा कर सकते हैं, तो प्रश्न का तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये अच्छा, भी अच्छा है कि जो पार्ट मुझे प्रश्न बाद में मुझे होते हैं तो वो भी ठीक है, अच्छा है। मेरे पास ये गीता प्रेस गोरखपुर की ही है, दुर्गा सप्तशती जो आप पढ़ रहे थे वो सेम उसमें वही सेम लिखा हुआ है। है, राइट। हाँ तो आज मेरा पाठ वाला हिस्सा आ गया, मतलब मैं पहुंच गया पाठ विधि पे। राइट। तो वो पाठ विधि में आपने उस दिन बताया था कि पहले 13वां पढ़ना है फिर पहला पढ़ना है। नहीं, मैंने ये कहा था कि इसमें अलग अलग तरीके दे रखे हैं। एक हम्म। तरीका ये भी है कि पहले 13वां पढ़ना है फिर पहला पढ़ना है। पर जो जो मेन जो पार्ट है वो क्या है कि हर चीज पर प्रश्न करना है। हम्म। मूल मुद्दा यही है पूरी बात का। जब मूल मुद्दे को आप देखेंगे तो किसी ने मतलब किसी ने मतलब शिव ही कह दिया उसको कि ये हम्म। तो शिव की इच्छा है कि इसको कीलित कर दिया गया। हम्म। तो इसका मतलब कि किसी ने तो वो कीलित कर ही दिया है। अब जो लोग पढ़ने के तरीके को नहीं देख रहे उनको हम्म। समस्या हो रही है। मेरे को कभी समस्या नहीं होती। हर चीज पे प्रश्न बनता है जैसे ही। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर ही हो गया ना। ठीक है सर। अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर मूल है। तो जब हम मूल के हिसाब से देखते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ भाई इतना